हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की यूनिट 10 के अंतर्गत आयोग वाले टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लेके आए हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और ये आयोग हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उनको याद करेंगे और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि हमको ये पता चले कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा आयोग, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इस आयोग के अंतर्गत हम दोस्तों सबसे पहले पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि आखिरकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन के पीछे पृष्ठभूमि क्या रही है, क्या आवश्यकता थी उसकी। दूसरा, हम जानेंगे उनका गठन, फिर संरचना, नियुक्ति, कार्यकाल एवं पदमुक्ति, आयोग के कर्तव्य एवं कार्य और प्रतिवेदन। तो इतने सारे डायमेंशन हम इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पृष्ठभूमि के बारे में। पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ। क्या हुआ कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ, वो हुआ 20 नवंबर 1989 को। तो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले यदि बाल अधिकारों की बात की गई, बच्चों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई, तो वो तारीख थी 20 नवंबर 1989। और इसी समझौते का अनुमोदन भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 में किया गया। कब किया गया? 11 दिसंबर 1992 को। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना कम है, फिर भी हमें ये जान लेना आवश्यक है कि पहली बार बच्चों के अधिकारों के बारे में वैश्विक स्तर पर चर्चा कब की गई थी। तो वो कब की गई थी? 20 नवंबर 1989 में, जिसको हम बोलते हैं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय या संयुक्त राष्ट्र समझौता। ठीक है दोस्तों, और उसी के लगभग 3 साल बाद 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा इसको अनुमोदन किया गया। और इस समझौते के तहत भारत सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, कितने वर्ष? 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित किया। मतलब भारत सरकार ने ये बोला कि वे व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें अब बच्चा माना जाएगा। तो अभी तक हमने 3 फैक्ट पढ़े। सबसे पहले कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 20 नवंबर 1989 को। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र समझौते का अनुमोदन कब किया, तो वो किया गया 11 दिसंबर 1992। और तीसरा, इस समझौते के तहत 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे के रूप में परिभाषित किया। तो कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति बच्चे कहलाएंगे, तो उसका जवाब होगा 18 वर्ष से कम बच्चे। ठीक है, तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बालक अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और प्रतिरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू किए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 2005 अर्थात 2005 में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अभी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989, भारत सरकार के द्वारा कब अनुमोदन किया गया? 11 दिसंबर 1992। और वे व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको किसकी संज्ञा दी गई? उन्हें बच्चों की संज्ञा दी गई। और इसी क्रम में बाल अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन व प्रतिरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। कब लागू किया? 2005 लागू किया। आगे देखते हैं। अब इस अधिनियम में 3 स्तर पर बाल संरक्षण आयोग के गठन की बात की गई। पहला बताया उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। और इसका प्रावधान उन्होंने किस धारा में किया? धारा 3 में। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा ये कहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाएगा। ऐसे ही राज्य स्तर पर किसका गठन करेंगे? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेंगे। किसका? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेंगे, और वो करेंगे धारा 17 के अंतर्गत। ठीक उसी प्रकार जिला स्तर पर बाल न्यायालय
का गठन का प्रावधान किया गया है, जो कि धारा 25 के अंतर्गत किया गया है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो क्रमशः धारा 3 और धारा 17 में है, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए चर्चा करते हैं हम अपने पहले बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। ठीक है, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो गठन है दोस्तों, वो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है? तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे याद रखिए। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया है, और आपका जवाब होगा क्या? धारा 3 के अंतर्गत। किसके तहत? धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है? तो वो किया गया है 2007 में। कब किया गया है? 2007 में। हालांकि अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 2005 में, और गठन कब किया गया? 2 साल बाद 2007 में। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई दोस्तों, वो ही 5 मार्च 2007। ये डेट आप याद रखिए कि 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। चूंकि इसका जो गठन है वो अधिनियम के तहत किया गया। किसके तहत किया गया दोस्तों? अधिनियम के तहत किया गया। अर्थात ये कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है। ऐसे निकाय जिनका गठन किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता हो, संसद के द्वारा किसी अधिनियम के द्वारा किया जाता हो, उन्हें सांविधिक निकाय कहते हैं। और ऐसे आयोग जिनका गठन संविधान में वर्णित प्रावधान के अनुसार किया जाता हो, उन्हें संवैधानिक निकाय कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का स्वरूप कैसा है, तो आपका जवाब क्या होगा? सांविधिक स्वरूप है। कैसा है? सांविधिक स्वरूप है। और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो अब प्रश्न ये उठता है कि धारा 3 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है, परंतु इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये धारा 3(1) में ये बताया गया है कि आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगला ये बनता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण जो आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? और आपका जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो शांता सिन्हा थे। वो कौन थे? शांता सिन्हा थे। जबकि वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? प्रियंक कानूनगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपका जवाब होगा प्रियंक कानूनगो। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा। स्वाभाविक सी बात है, वह लोग जो बच्चों को शांत कर पाएंगे उनको ही भैया हम क्या बनाएंगे? अध्यक्ष बनाएंगे। तो आप ऐसे याद करिए, शांता सिन्हा जिन्होंने सबसे पहले बच्चों को शांत किया था वो इसके अध्यक्ष बने, शांता सिन्हा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। ठीक है, तो बच्चे सबके प्रिय होते हैं, तो ऐसे याद कर लेना, बच्चों के प्रिय मतलब प्रियंक कानूनगो। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे गठन संबंधी बातें। इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? धारा 3 कब गठन हुआ? 2007। आपसे पूछे पूरी डेट तो आप बताना 5 मार्च 2007। स्वरूप कैसा हो गया? सांविधिक। प्रधान कार्यालय कैसा हो गया? नई दिल्ली। नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। गठन किसके द्वारा किया जाता है? आपका जवाब होगा केंद्र सरकार के द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन है? जो बच्चों को शांत रखेगा, अर्थात शांता सिन्हा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम आयोग की संरचना। तो आयोग की संरचना संबंधी जो प्रावधान है वो अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत किया गया है। किसके अंतर्गत किया गया है? 3(2) के अंतर्गत किया गया है। और इसके अनुसार जो आयोग है वो कैसा है? एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा है? बहुसदस्यीय। बहुसदस्यीय का तात्पर्य है एक से अधिक सदस्य होना। इसमें एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। कितने? एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो 1 + 6 इसकी संरचना है। अब दोस्तों जो 6 सदस्य होंगे उनमें से जो 2 सदस्य होंगी वो महिला होना अनिवार्य है। मतलब 6 में से जो 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो संरचना का प्रावधान कौन से धारा में? धारा 3(2). निकाय कैसा है? बहुसदस्यीय। अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे? अन्य 6 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें कितनी महिला होना आवश्यक है दोस्तों? 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों,
तो 1+6 संरचना है, 2 महिला सदस्यों को होना अनिवार्य है। अब इसकी योग्यता के बारे में चर्चा करते हैं। जो अध्यक्ष है दोस्तों, वो बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य उसने कभी किए हों, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा जिसने बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य किए हैं। और सदस्य किसको बनाया जाएगा? सदस्य ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो निम्नलिखित क्षेत्रों में क्या रखते हो? योग्यता रखते हो। अब ये निम्नलिखित क्षेत्र कौन से हैं? जैसे कि बाल शिक्षा हो गई, बाल कल्याण हो गया, बाल स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, बाल कष्टों का निवारण हो गया, बाल समाजशास्त्र या बाल मनोविज्ञान। तो इन क्षेत्रों में जो विशेषज्ञता रखेगा उसे केंद्र सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार उनका क्या करेगी? चुनाव करेगी। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी दोस्तों कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है दोस्तों, तो संरचना के बारे में धारा 3(2) में बताया गया है। निकाय कैसा है? बहुसदस्यीय है, 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। 6 अन्य सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितने महिलाओं का? 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य जो करेगा उसे अध्यक्ष के पद पे कौन? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। और सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें बाल शिक्षा, बाल कल्याण, बाल कष्टों के निवारण, बाल समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या होगी? विशेषज्ञता हासिल होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखते हैं नियुक्ति, और नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 4 में। नियुक्ति के बारे में कौन से में प्रावधान किया गया है? धारा 4 में। तो इस धारा के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो अभी तक आपने एक बात नोटिस की होगी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग में केंद्र सरकार की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ना तो संसद की भूमिका आती है ना राष्ट्रपति की। तो आप ये बात अपने दिमाग में रखिए कि जब भी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आएगा तो आपको हमेशा केंद्र सरकार संबंधी विकल्प चुनाव करना है, ना कि राष्ट्रपति और संसद वाले। कोई आपसे पूछे कि भैया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में है, तो आंसर क्या होगा? धारा 4 में। आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो आयोग एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पे होगी। कितनी? 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पे होगी। और इस 3 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन होगा? केंद्रीय महिला बाल विकास। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, परंतु केंद्र सरकार अपने मन से नहीं करेगी, वो करेगी एक चयन समिति की सिफारिश में। उस चयन समिति में कितने होंगे? 3 सदस्य होंगे। कितने दोस्तों? 3। और उसका अध्यक्ष कौन होगा? उसका अध्यक्ष होगा केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। ये याद रखिए, कौन होगा उसका अध्यक्ष? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। क्योंकि हम अधिकतर आयोग पढ़ते हैं तो उसमें समिति का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और आप इसी को ध्यान में रखते हुए गलत कराओगे तो आपको याद रखना है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी और वो समिति सिफारिश करेगी, तब जाके केंद्र सरकार किसकी नियुक्ति करेगी? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगी। और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार एक सदस्य सचिव की नियुक्ति भी करती है। तो अगर देखें तो इसकी संरचना कैसी होगी? 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य जिसमें 2 महिला अनिवार्य है, और 1 सदस्य सचिव। 1 सदस्य सचिव। और जो सदस्य सचिव होगा वो भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव रैंक का होगा, इससे नीचे का नहीं होगा। या तो संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव की रैंक का होगा, इससे नीचे का नहीं होगा। ये थे नियुक्ति संबंधी प्रावधान जो कि धारा 4 में दिए रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं पद अवधि व सेवा शर्तों का, जिसकी चर्चा कौन से धारा में की गई है? पद अवधि की धारा 5 में। तो धारा 5(1) क्या कहता है? तो ये याद रखने योग्य बात है कि धारा 5(1) कहता है कि जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होगा। या तो उसका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष, या उसकी 65 वर्ष की आयु तक होगा। 65 वर्ष की आयु का मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को मान के चलो 63 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बनाया है तो वो क्या करेगा? 2 वर्ष और अध्यक्ष रहेगा। कितने वर्ष? केवल 2 वर्ष और अध्यक्ष रहेगा। अर्थात अध्यक्ष क्या करेगा? 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड हो जाएगा। कितने वर्ष की आयु में? 65 वर्ष की आयु में। जबकि सदस्य जो हैं वो 60 वर्ष की आयु में ही रिटायर्ड हो जाएंगे। कितने वर्ष की आयु में? 60 वर्ष की आयु में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार और देखते हैं कि जो अध्यक्ष है उसका जो कार्यकाल है, अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो कितना है?
3 वर्ष या 65 वर्ष, जबकि सदस्यों का कार्यकाल कितना है 3 वर्ष या 60 वर्ष। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो आपको 3 65 नहीं बल्कि 3 60 लगा के आना है, 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। अब बात करें त्यागपत्र, तो ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं। तो अब आप एक बात नोटिस करिए दोस्तों, हमने देखा कि इस आयोग का जो गठन है, गठन कौन करेगा भैया, गठन है वो केंद्र सरकार करेगी। सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। सदस्यों की सेवा शर्तें भैया वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, और त्यागपत्र भी किसको देंगे, तो त्यागपत्र भी हम केंद्र सरकार को ही देंगे। मतलब इन चारों कंडीशन में एक ही व्यक्ति की भूमिका सर्वोपरि है, वो है केंद्र सरकार। मतलब आयोग का गठन केंद्र सरकार, आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार, सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार, और त्यागपत्र भी किसे देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। और याद रखना है आपको कार्यकाल, तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष से 65 वर्ष और सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष होता है। अब धारा 6 में वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। वेतन भत्ते किसके द्वारा तय किए जाएंगे, 2 मिनट पहले बताया मैंने, केंद्र सरकार के द्वारा। और इनके जो वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा नियुक्ति के बाद। मतलब जब इनकी नियुक्ति हो जाएगी तो उसके बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन और देखते हैं धारा 7 जिसमें बताया गया है पद से हटाया जाना। अब हमने देखा कि नियुक्ति केंद्र सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की कर दी, ठीक है। अब देखते हैं कि इनको हटा कैसे सकते। एक तो इनका पद कैसे खाली हो सकता है, त्यागपत्र देकर, जो अभी हम पिछली धारा में पढ़ के आए। और त्यागपत्र किसको देंगे, वही केंद्र सरकार को देंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है। किसको, अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, यदि कोई भी अध्यक्ष या सदस्य आयोग की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो तो केंद्र सरकार उसको क्या कर सकती है, हटा सकती है। तीसरा, दिवालिया घोषित हुआ हो। चौथा, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो। पांचवा, भुगतान योग्य कार्यकाल में संलग्न हो, मतलब वो ऐसे कार्य में संलग्न हो जहां उसे भुगतान किया जा रहा हो। चौथा, उसने पद का सार्वजनिक दुरुपयोग किया हो और ऐसा अपराध किया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में कैसा हो, नैतिक भ्रष्टता के अंतर्गत आता हो, तो उसे केंद्र सरकार पद से हटा सकती है। परंतु दोस्तों, उसे पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान ना किया गया हो, जब तक उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान ना किया गया हो। और दोस्तों, जब ऐसा कोई पद खाली होता है तो उस पद को शेष अवधि के लिए, मान के चलो उसका 1.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया था, तो आने वाले 1.5 वर्षों के लिए उसे 90 दिनों के भीतर भरा जाना आवश्यक होगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो रिक्त पद होंगे तो उसे शेष अवधि हेतु कितने दिनों के भीतर भरा जाएगा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 90 दिनों के भीतर। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्त तो किया जा सकता है, मतलब अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य दोबारा सदस्य बन सकता है, सदस्य दोबारा अध्यक्ष बन सकता है, परंतु उन्हें 2 बार से अधिक नहीं बनाया जा सकता। मतलब एक बार आपने पुनर्नियुक्त कर दिया, ठीक है, दूसरी बार कर दिया, उसके बाद हम नहीं कर सकते, मतलब वो अपने 2 कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। इसका कहने का मतलब ये था। ठीक है दोस्तों, तो धारा 7 में पद से हटाया जाना, वही साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पे, या वो 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा हो। कितने बैठकों में, 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, भुगतान योग्य कार्यकाल में संलग्न हो, पद का दुरुपयोग किया हो, या ऐसा अपराध किया हो जो केंद्र सरकार की दृष्टि में नैतिक भ्रष्टता वाला हो। इसके अतिरिक्त उसे पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का एक अवसर प्रदान ना किया गया हो। रिक्त पद की शेष अवधि 90 दिनों के भीतर भरी जाएगी और आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियुक्त किया जा सकता है, किंतु 2 बार से अधिक नहीं। अब आयोग के कार्य एवं कर्तव्य को धारा 13 के अंतर्गत बताया गया। अभी आईएमपी धारा है, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन किस धारा में किया गया है, तो आप याद रखिए धारा 13 में। कौन सी धारा में, धारा 13 में आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आप इसको ब्रीफली देख लीजिए। आपसे दूसरा प्रश्न पूछे जाएंगे कि आयोग के निम्न से कौन कौन से कार्य हैं
और अमूमन उसका आंसर उपरोक्त सभी होगा, फिर भी एक बार हम इन कार्यों को ब्रीफली देख लेते हैं। बाल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, मतलब जो बालक अधिकार हैं उनका हम क्रियान्वयन वो भी प्रभावी तरीके से कैसे कर सकते हैं, उन संबंधी उपायों को केंद्र सरकार को क्या करना, सिफारिश करना। बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्रवाई की पहल करना। विशेष देखभाल वाले जरूरत जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़े मामलों को देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना। किशोर संरक्षण गृह एवं बच्चों के लिए बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण करना एवं उपाय करना, मतलब जो बच्चों के लिए जो संस्थान बनाए जाते हैं, किशोरों को संरक्षण देने के लिए जो गृह बनाए जाते हैं उनका निरीक्षण करना और सुझाव देना। इसके अतिरिक्त बच्चों को आतंकवाद, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, वेश्यावृत्ति से बचाने हेतु कदम उठाना और बच्चों से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना एवं निगरानी करना। ठीक है दोस्तों, तो ये इस आयोग के कुछ कार्य हैं जिन्हें हमको देखना था। अब आगे देखते हैं आयोग की शक्तियाँ। दोस्तों, आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है। किसके समान शक्तियां प्राप्त है? सिविल न्यायालय के। हालांकि हर आयोग को सिविल न्यायालय के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं और यहाँ पे जो सारे निर्णय लिए जाएंगे दोस्तों वो बहुमत के आधार पे लिए जाएंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों सिविल अधिकार की जो सिविल अदालत है उसकी सभी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके लिए आप क्या जारी करना, किसी व्यक्ति के लिए समन जारी करना और शपथ पर परीक्षण लेना, ये सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। किसी भी दस्तावेज की खोज करना, कोई भी दस्तावेज जो आप उसकी खोज कर सकते हो यदि आपको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, है ना। अब जैसे शपथ पत्र है, शपथ पत्र पे साक्ष्य प्राप्त करना, किस पे? शपथ पत्र पे साक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। अब कोई भी अदालत हो या कोई भी जो कार्यालय है, अदालत या कार्यालय से क्या मंगाना? अभिलेख मंगाना, अभिलेख मंगाना। तो देखो, समन जारी करना, शपथ पर परीक्षण करना, दस्तावेज की खोज करना, है ना, शपथ पत्र पे साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी कार्यालय से अभिलेख मंगाना या गवाह एवं दस्तावेजों को परीक्षण हेतु समन जारी करना, ये आदि सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। ये आदि क्या हैं? सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों प्रतिवेदन। तो मैंने आपको बताया था कि आयोग के जो गठन है वो केंद्र सरकार के द्वारा, सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा, त्यागपत्र केंद्र सरकार को, तो प्रतिवेदन भी ये किसको देंगे? केंद्र सरकार को। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, केंद्र सरकार को तो देंगे यदि परंतु किसी राज्य से संबंधित मामला है तो वहाँ का प्रतिवेदन वो राज्य सरकार को देंगी। और जो केंद्र सरकार है वो संसद के समक्ष और राज्य सरकार है वो राज्य के संबंधित विधानमंडल पर क्या करेगा? इन प्रतिवेदन को रखवाएगा। और यदि आयोग की कोई सिफारिश नहीं मानी है तो उस सिफारिश का स्पष्टीकरण भी कि भैया हमने सिफारिश क्यों नहीं मानी है, उसका स्पष्टीकरण भी इस प्रतिवेदन के साथ देगा। ठीक है दोस्तों, तो आयोग का जो प्रतिवेदन है या रिपोर्ट है वो किसको देगा? वो देगा केंद्र सरकार को या संबंधित राज्य सरकार को। केंद्र सरकार को देगा तो वो कहाँ पे रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। और राज्य सरकार को देगा तो वो कहाँ पे रखवाएगा दोस्तों? वो रखवाएगा राज्य विधानमंडल में। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि संयुक्त राष्ट्र समझौता हुआ, कब हुआ? 1989 में हुआ और 3 साल बाद भारत सरकार के द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत क्या बोला गया? 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी व्यक्ति होंगे उनको बच्चों का रूप दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बाल अधिकारों के संरक्षण, संबंध और प्रतिरक्षण हेतु बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 लागू किया गया। उसके बाद हमने देखा कि इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग धारा 3, राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग धारा 17 और बाल न्यायालय धारा 25 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। फिर हमने देखा था कि जो गठन है वो धारा 3(1) के अंतर्गत किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और केंद्र सरकार ने धारा 3 के अंतर्गत 5 मार्च 2007 को, ये डेट मैंने आपको याद कराई थी, 5 मार्च 2007 को इसका गठन किया गया। स्वरूप कैसा है दोस्तों? सांविधिक है। प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और जो नोडल मंत्रालय है वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके प्रथम अध्यक्ष कैसे थे? शांत थे, तो शांता सिन्हा। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रियंक कानूनगो, क्योंकि बच्चे सभी के लिए प्रिय होते हैं। फिर हमने देखा था दोस्तों संरचना धारा 3(2) में, तो जो निकाय है वो कैसा है? बहुसदस्यीय है। इसमें एक अध्यक्ष
6 अन्य सदस्य और एक सदस्य सचिव भी होता है, हमने देखा था। इन और इसमें क्या होना चाहिए, 2 महिलाओं को होना अनिवार्य है। अध्यक्ष कौन बनेगा दोस्तों, जो बाल कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य करेगा। सदस्य कौन होगा, शिक्षा, बाल कल्याण, बाल कष्टों का निवारण एवं बाल समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि में जिसे योग्यता या विशेषज्ञता हासिल प्राप्त हो। फिर उसके बाद हमने देखा था दोस्तों नियुक्ति, तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की। तो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, परंतु केंद्र सरकार अपने मन से नियुक्ति नहीं करती, बल्कि एक 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पे करती है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। कौन होता है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। एक सदस्य सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, और ये जो होता है भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की रैंक का होता है। किसका होता है, भारत सरकार के संयुक्त या अतिरिक्त सचिव की रैंक का। फिर हमने दोस्तों पद अवधि एवं सेवा शर्तें देखी थी। तो इसमें जो अध्यक्ष है उसके लिए अलग पद अवधि है, और जो सदस्य हैं उनके लिए अलग पद अवधि है। और जो पद अवधि के बारे में बात की गई है, कार्यकाल के बारे में बात की गई, वो धारा 5(1) में की गई है। अध्यक्ष का जो होगा वो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, सदस्य का 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। और जो त्यागपत्र किसको देंगे दोस्तों, केंद्र सरकार को देंगे, धारा 5(2) के अंतर्गत। वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति के बाद कोई भी वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं करेगी। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों पद से हटाए जाना। तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, साबित कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है, या ऐसा व्यक्ति जो लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, भुगतान योग्य कार्यकाल कार्य में संलग्न हो, पद का दुरुपयोग किया हो, या ऐसा अपराध जो केंद्र सरकार की दृष्टि से नैतिक भ्रष्टता वाला हो। परंतु दोस्तों इन्हें हटाने से पूर्व इन्हें अपनी सुनवाई का एक अवसर अवश्य प्रदान किया जाएगा, और जो भी पद रिक्त होगा उसे शेष अवधि के लिए, किसके लिए, शेष अवधि के लिए कितने दिनों में भीतर भरा जाएगा, 90 दिनों के भीतर भरा जाएगा। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया सकता है, परंतु 2 बार से अधिक नहीं। अब प्रश्न ये आएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य उन्हें कितनी बार नियुक्त किया सकता है, तो आपका जवाब क्या होगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयोग के कार्य एवं कर्तव्य कौन सी धारा में दे रखा है, धारा 13 में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आयोग के कार्य एवं कर्तव्यों का प्रावधान किस धारा में है, तो धारा 13 में। वही बाल अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों पर कार्रवाई की पहल करना, विशेष देखभाल वाले जो बच्चे होते हैं उनसे जुड़े मामलों की देखना और उपचारात्मक उपाय सुझाना, किशोर संरक्षण गृह एवं बालकों के लिए बनाए गए संस्थानों का निरीक्षण करने में सुझाव देना, बच्चों को आतंकवाद, घरेलू हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, वेश्यावृत्ति से बचाना, और बच्चों से जुड़े जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं मौजूदा कानून है उनकी समीक्षा करना, निगरानी करना। दोस्तों फिर हमने देखा था आयोग की शक्तियां, तो आयोग को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त हैं, और जो सारे निर्णय हैं वो किस आधार पर लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। फिर मैंने आपको शक्तियाँ बताई थी, तो समन जारी करना, दस्तावेज की खोज करना, किसी भी न्यायालय या जो सार्वजनिक कार्यालय है उससे अभिलेख मंगाना आदि सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। फिर हमने देखा था प्रतिवेदन, तो प्रतिवेदन किसको देते हैं, केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार को। केंद्र सरकार को देंगे तो कहां रखवाएगी, संसद में, और राज्य सरकार को देंगे तो वो विधानमंडल में इसको रखवाती है। यदि कोई सिफारिश नहीं मानी जाती है तो उसका कारण भी स्पष्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। ठीक है, और अपन ने देखा था कि किस धारा में इसका प्रावधान है, धारा 17 में इसका प्रावधान है। मैंने आपको बताया था 3 में है राष्ट्रीय, 17 में है राज्य का बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और धारा 25 में है बाल न्यायालय। तो इसका स्वरूप भी कैसा होगा दोस्त, सांविधिक होगा। इसकी स्थापना भी कब होगी, 2007 में होगी, परंतु इसका प्रधान कार्यालय कहाँ होगा, भोपाल में होगा, जबकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में है। इसकी संरचना भी दोस्तों हुबहू वैसी की वैसी है, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और 1 सचिव। और हम जानते हैं कि 6 सदस्यों में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ठीक है, वो नियुक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। चूंकि राज्य आयोग है तो राज्य सरकार के द्वारा, यदि राष्ट्रीय होता तो केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्ष का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 60 वर्ष, अभी हम पढ़ के आए हैं। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा, और रिपोर्ट किसको देंगे, ये राज्य सरकार को देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगा लेते हैं और देखते हैं कि
किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो धारा 3 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम की कृत्यों का उल्लेख किस धारा के तहत किया गया है? तो मैं आपको बताया था कि धारा 13 में कृत्य अथवा कर्तव्यों की चर्चा की गई है। किस धारा में? धारा 13 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो अभी हम पढ़ के आए 3 वर्ष या 65 वर्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जबकि सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता है। तो अगला क्वेश्चन यही है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 60 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं उनका निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? केंद्र सरकार के द्वारा। चाहे वो गठन हो, वेतन भत्ते हो, नियुक्ति हो, त्यागपत्र हो या पद से हटाया जाना हो या रिपोर्ट हो, वो सब किसके द्वारा होता है? केंद्र सरकार के द्वारा ही होता है। जबकि राज्य होता तो किसके द्वारा होती? राज्य सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा के लिए जो 3 सदस्यीय चयन समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो कौन होता है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? केंद्र सरकार को देता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने बोला था जो बच्चों को शांत कराएगा वो पहला अध्यक्ष होगा, अर्थात शांता सिन्हा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मिलते हैं अगले आयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।